वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि जो है मेरी आने वाली सारी वीडियोस जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और उनकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और साथ ही साथ जो है अगर जो है आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सभी जो है इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आज जो है हम अकाउंट्स का एक बुक कीपिंग का कंसेप्ट कर रहे हैं, तो वो है अकाउंटिंग कंसेप्ट, जिसमें हम जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंसेप्ट को पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि किसके साथ जो है हमारी अकाउंटिंग ईजिली होती है। लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये है कि ये जो टर्म है अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट जो टर्म है वह 2 वर्ड से बनी है। 1 वर्ड इज़ अकाउंटिंग एंड सेकंड वर्ड इज़ कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ही जो है अच्छे से रीड करेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है और कंसेप्ट क्या होता है। तो फर्स्टली वी विल रीड अबाउट द अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, और जो भी हमने डाटा को रिकॉर्ड किया है उसे समराइज करने का, जो कि ट्रांजैक्शंस है मॉनेटरी नेचर की होनी चाहिए, मनी की फॉर्म में होनी चाहिए, और उन्हीं मनी की फॉर्म की ट्रांजैक्शंस को जो है हम क्या करेंगे, इसे समराइज करेंगे, मीन्स उनकी समरी बना लेंगे, और साथ में जो है उसके रिजल्ट को इंटरप्रिएट करके उसका डीपली एनालाइजिंग करेंगे, और उसके साथ जो है थॉरली उसे पूरा एनालाइज करने के बाद जो है एक रिज़ल्ट हम जो है अपने सामने जो है प्रिपेयर करेंगे उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। और नेक्स्ट है कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट जो है वो फाउंडेशन होती है अकाउंटिंग की, मीन्स एक ऐसा पोर्शन होता है अकाउंटिंग का जिसमें हम जो है लॉजिकल कॉन्सिडरेशंस को ही फॉलो करते हैं। लॉजिकल कॉन्सिडरेशंस में जिसमें हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, साथ में जो है स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, और जिससे रिलेटेड जो है हम अकाउंटिंग में जो हमें हेल्पफुल हों। और इसके आगे जो है हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट होता क्या है, एक्चुअल में अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है अकाउंटिंग कंसेप्ट का। मीन्स के कंसेप्ट वो कंसेप्ट जैसे कि हम लॉजिकली जो है वो कंसेप्ट जिसे हम लॉजिकली क्या करते हैं, लॉजिकली कंसिडरेशन लेते हैं, उसमें साथ नोशन लेते हैं, और जनरली और वाइडली इसे एक्सेप्ट किया जाता है। साथ में ये जो है हम यूज़ नहीं करते हैं इन हार्ड एंड स्ट्रिक्ट सेंस में, इसे जो है हम एक एप्लीकेशन के तौर के ऊपर यूज़ करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट सिलेक्शन कर सकते हैं अकाउंटिंग मेथड्स की एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में। मीन्स कि अगर कोई प्रॉब्लम जो है हमारी अकाउंटिंग में हो रही है तो इन कंसेप्ट के साथ जो है हम उसमें हेल्प ले सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, उसी हिसाब से कंसेप्ट के साथ जो है हम उसकी हेल्प लेके उस प्रॉब्लम से, उस ट्रबल से हम जो है बाहर आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? वो ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें जो है हम दो चीज़ों को अलग अलग लेके चलते हैं। जैसे एक है, इसमें एक कंसेप्ट है बिजनेस एंड सेकंड इज ऑनर, और इन दोनों में जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। मींस के ये जो ऑनर होता है वो अलग होता है और जो बिजनेस है वो अलग होता है, लेकिन इसमें एक लीगल एंटिटी होती है। जैसे कि एज पर दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के साथ हम ये बोल सकते हैं कि जो बिजनेस है वो एक लीगल है एज टू डिफरेंट एंटिटीज़, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ हैं एंड सेपरेट है पर्सन उसमें से। मीन्स अकाउंट बिजनेस में से जो एंटिटी है, जो पर्सन है, वो अलग है, और अकाउंटिंग इज डन अकॉर्डिंगली। लेकिन इसमें सिर्फ इतना है कि जो पर्सन है वो अकाउंटिंग अपने अकॉर्डिंग करता है, लेकिन बिजनेस एक अलग चीज़ है और पर्सन जो है वो अलग चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स यूज़ फॉर द बिजनेस। जो बिजनेस है, बिजनेस में गुड्स को यूज़ किया जाता है। गुड्स को यूज़ मीन्स जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे यूज़ किया जाता है। तो पर्पस यही होता है कि हम बिजनेस की कैपिटल को उसे एज अ कैपिटल जो है बिजनेस की कैपिटल के तौर पे उसे ट्रीट करें गुड्स को। एंड वट इफ़ द सेम गुड्स आर टेकन फ्रॉम द बिजनेस, अगर हम उसी बिजनेस में जो है उसी तरह की जो गुड्स हैं, सेम गुड्स को बिजनेस में लेकर आते हैं फॉर पर्सनल यूज़, अगर हम उसे पर्सनल यूज़ के लिए लेकर आते हैं, देन उसमें जो है हम उसे ट्रीट करते हैं ड्राइंग्स के लिए। 2 डिफरेंट थिंग्स हैं।
अगर हम जो है गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, जो गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं वो हमारे लिए कैपिटल है, बिजनेस के लिए वो कैपिटल है। अगर हम सेम गुड्स जो है अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए लेके आते हैं, बिजनेस के यूज़ के लिए नहीं लेके आते हैं, देन जो है वो बिजनेस से डिफरेंट हो जाता है। वो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, जो कि एज अ लोन वर्क करता है हमारे लिए। उसकी ट्रीटमेंट एज अ लोन हो जाती है, जो कि ड्राइंग्स की फॉर्म में हो जाती है। और सो सच डिस्टिंग्विश बिटवीन, इनमें जो डिफरेंस है वो ऑनर एंड बिजनेस यूनिट का वो अलग अलग है, और वो हेल्प करता है अकाउंटिंग में कि क्या उनमें प्रॉफिटेबिलिटी होती है, कितना उसका ऑब्जेक्टिव है, वो कितना फेयरली है, मींस के ड्राइंग्स के ऊपर वो लोन की तरह एक इंटरेस्ट पे कर रहा है पर्सन, जब वो उसे रिटर्न करेगा। एंड नेक्स्ट है सेकेंड वाला कंसेप्ट है मनी मेयरमेंट कंसेप्ट। इसमें क्या होएगा, जैसे कि बिजनेस की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मेजर की जाती हैं मॉनेटरी टर्म में। जैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ मॉनेटरी नेचर की टर्म्स को ही लेते हैं, और सेम वे में जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी मॉनेटरी फॉर्म में होती है, मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं, मॉनेटरी नेचर की होती हैं, और जिसमें जो है हम मनी के साथ डील करते हैं। मनी जो है वो एक कॉमन डिनोमिनेटर होता है, और इसे हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए। क्या क्या मेजर करते हैं मनी के साथ, हम एसेट्स को मेजर करते हैं। एसेट्स आर दोज जो कि फिक्स्ड होती हैं, जो कि हमारे लिए एक संपत्ति की फॉर्म में होती हैं। लायबिलिटीज़ जो है जो हमारे लिए खर्चे होते हैं, जो हमने पे करने होते हैं। एक्सपेंसिव भी सेम वही खर्चे होते हैं। लॉसेस जो हमें हानियाँ वेयर करनी पड़ती हैं। इनकम्स जो हमें उससे इनकम हो रही है, अर्निंग हो रही है, और साथ में एक्सेट्रा, ये सारे जो है मीडियम है जो कि हम मनी के साथ ही मेजर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनका मीडियम यही है कि ये जो सारी क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम वैल्यू किसके साथ करते हैं, मनी की फॉर्म में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म ने जो है परचेज़ की है 10 चेयर्स, एक फर्म ने 10 चेयर्स परचेज़ की हैं, इज़ नॉट यूज़फुल, वो यूज़फुल नहीं है। बट ये यूज़फुल है कि उन चेयर्स की जो अमाउंट है वो 10,000 है, लेकिन उसमें क्या आएगा, परचेजेस जो है वो कितने की हो जाएंगी, 10,000। तो 10,000 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू डैट कि हाउ मैनी चेयर्स वी आर परचेज्ड। सो आफ्टर डैट एक और एग्जांपल है, जैसे कि एक एम्प्लॉय है, वो लॉयली और हार्ड वर्किंग है, वो बहुत अच्छे से काम करता है। वो लॉयल है, मीन्स के इतना अच्छे से काम करता है कि वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है जो कि मिस हैपनिंग के लिए। तो साथ में जो है वो उसमें कोई भी जो है वो उसके मिसयूज़ नहीं करता है उस चीज़ का, और साथ में जो है वो वर्किंग बहुत हार्ड है। देन इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, तो इसे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं कि वो लॉयल है, हमारे लिए ट्रस्ट वर्ती है, या फिर उसकी क्वालिटी क्या है और वो किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, कैसा स्किल्ड है, इस चीज़ में इतना मैटर नहीं करता है। बल्कि हमें ये मैटर करता है बिजनेस में कि ही ड्रॉज आ सैलरी, वो कितनी सैलरी को विड्रॉ करा रहा है, मीन्स वो हमसे कितनी सैलरी ले रहा है। तो कितनी सैलरी ले रहा है, 10,000, दैट्स इज़, वो जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो कितनी सैलरी ले रहा है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो लॉयल है, स्किल्ड है, स्पेशलाइज्ड है किसी में, वो कौन सी फील्ड में काम करता है, कैसे उसको मोटिवेट करना है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो इसे हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया में जो है रुपये एक लीगल करेंसी है फॉर द मेजरमेंट। अगर हमारा बिजनेस इंडिया में है तो हम उसे रुपये की फॉर्म में ही क्या करेंगे, मेजर करेंगे। सो थर्ड वन इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है। वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो हमारी जो है जो बिज़नेस है उसे हम कैसे गोइंग कंसर्न के साथ कैसे रिलेट कर पाते हैं, इस कंसेप्ट के ये ऊपर ये कैसे फिट बैठता है। तो अकाउंटिंग जो है उसे हम अज्यूम करते हैं जो बिज़नेस है वो उसे ही कंटिन्यू करें। जैसे इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे सकती हूँ, ऐसे बता सकती हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जैसे कि इसकी बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है। जैसे कि अगर आपके फैमिली में जो है, आपका फैमिली को बिज़नेस है जो पहले से ऑलरेडी चल रहा है बिज़नेस, सो लाइक दैट, अगर आपके घर पे कोई शॉप
जो है आपने खोली हुई है, तो आपके जो ग्रैंडफादर उस शॉप के ऊपर काम करते थे, उनके बाद जो है आपके फादर काम कर रहे हैं, और आफ्टर दैट अब आप जो है उसी बिज़नेस को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उसे थोड़ा सा एक्सपैंड करें, लेकिन बिज़नेस की जो नेचर है वो नहीं चेंज कर रहे हैं। जैसे अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस ओपन किया हुआ है, तो आपकी फैमिली में रूटीन में वही बिज़नेस आगे आगे चल रहा है, तो आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में मीन्स जो वे है, जो मूव है, लेवल है, या फिर जो उसमें बोल सकते हैं नेचर है बिज़नेस का, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है, लेकिन उसको थोड़ा एक्सपेंड करें, उसी को ही आगे लेके चल रहे हैं, तो उसे ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ऑपरेशंस फॉर अ लॉन्गर पीरियड, लंबे समय के लिए। और साथ में इसे हम ये भी देख सकते हैं कि इस तरह का जो है जो बिज़नेस है उसमें क्या है, ये बिज़नेस कंसर्न से साथ होना चाहिए। जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसा बिज़नेस हमारा होना चाहिए, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और जैसे स्टार्ट इट्स ऑपरेशन, हम इसमें कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर कुछ नया है तो उसमें कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले कौन सा काम करेंगे। अगर हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि जो बिज़नेस है विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, जो कि पहला है उसे ही आगे फ्यूचर में लेके जाना चाहते हैं लंबे समय के लिए। और साथ में ये भी कंडक्ट कर सकते हैं कि बैलेंस शीट जो है उसके हिसाब से हम, जैसे उसके प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट होएगी, उसी हिसाब से हम देखते हैं कि इसमें हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, और अब हम इसमें ऐसा क्या करें, कौन सी हमारे पास एसेट कम है, कौन सी लायबिलिटी हम ज़्यादा वेयर कर रहे हैं, और कैसे इसको हम बिल्कुल एक लेवल पे लेके आएंगे जिसके साथ हमारा बिजनेस स्मूथली जो है कैरी फॉरवर्ड हो, और साथ में जो है हम इसमें अच्छी अच्छी जो है न्यू न्यू टेक्निक्स का यूज़ करके, उसमें कंसेप्ट का यूज़ करके जो है इसे हम इनोवेटिव बना सके। और साथ में जो है हम ये भी प्रिपेयर करते हैं रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स, कौन से हिस्टोरिकल कॉस्ट, कौन सी ऐसी जो कॉस्ट है जो कि रियल वर्थी है, सही है, एक पर्टिकुलर डाटा के साथ हम कंसर्न करके ही उससे आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने अकाउंटिंग पीरियड यूज़ करना होता है, चूज़ करना होता है कि हमने कौन सा अकाउंटिंग पीरियड जो है उसे लेके चलना है। जैसे कि अकाउंटिंग पीरियड मीन्स वो तो आपको पता ही है कि अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, या तो होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, एंड सेकंड ऑप्शन इज 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। सो एज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से ये है कि हमने ये अज्यूम करना है कि हमने अपने बिजनेस को कैसे कंटिन्यू करना है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, लंबे समय के लिए। सो बट वी नीड टू नो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस, हमें आफ्टर डेफिनेट पीरियड, हमें पीरियड को डिसाइड करने से पहले जो है ये भी सोचना चाहिए कि उससे हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उससे हमें क्या क्या वेयर करना पड़ सकता है। सो एज टू नो वेदर वी आर अर्निंग प्रॉफिट। जैसे कि हम जानते ही हैं कि अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें से हमारा एक ही मोटिव होता है कि हम उसमें से प्रॉफिट को अर्न कर पाएँ। तो अगर हम यही चाहते हैं कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग जो कर पाएँ, तो उसके साथ साथ जो है कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट के साथ साथ जो है हम लॉसेस को भी बेयर करना शुरू कर देते हैं। सो अगर इसके साथ जो है हम लॉसेस को वेयर करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लॉस को वेयर कर रहे हैं तो हम अपने जो है 1 ईयर का ही प्लान कर कर चलते हैं। तो इसमें जो है हम फाइनेंशियल ईयर के साथ स्टार्ट करते हैं, तो अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक करेंगे, और वो एवरी ईयर ऐसे ही चलेगा। और साथ में जो है एज़ पर द टैक्स लॉ, जो कि टैक्स लॉ फाइनेंशियल अकाउंट्स के साथ ही मैच होना चाहिए, और दैट मीन्स कि जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है और साथ में बैलेंस शीट जो है वो भी एज़ पर फाइनेंशियल ईयर ही प्रिपेयर्ड की जाएगी। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में जिसमें हम कॉस्ट के साथ डील करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें जो है हम एसिड्स के बारे में देखते हैं कि एसिड जो है वो ऑर्डिनरी रिकॉर्ड की जाती है बुक्स में जो है जैसे कि अगर हमने कोई भी हमने एसिड को परचेज़ किया है, लाइक हमने कोई मशीनरी को परचेज़ किया है, अगर हमने उसे 10,000 की ली है, तो उसका प्राइस जो है बुक्स में हम 10,000 के हिसाब से ही जो है लेकर
चलते हैं। फॉर विच इट वॉज परचेज, जितनी वो पहले परचेज की गई थी, दैट मीन्स इट्स कॉस्ट प्राइस, जो उसकी कॉस्ट प्राइस होएगी, तो उसे ही हम आगे आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं अपनी बुक्स में, उसी प्राइस को लेके कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और इट वाज एक्वायर्ड, उससे ही लेके एक्वायर्ड करते हैं। नॉट एट द मार्केट वैल्यू, हम ये फॉलो ही नहीं करते कि उसकी एग्जैक्टली मार्केट वैल्यू कितनी होएगी। जैसे कि अगर हमने एक साल पहले कोई चीज़ें और मशीनरी जो है अपने बिजनेस में लेके आए हैं, तो उसकी वैल्यू यूज़ के हिसाब से जो है वो दिन डे बाय डे जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। अगर हमने कोई चीज़ जो है वो 10,000 की ली है, आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू 10,000 तो बिल्कुल भी नहीं होएगी, वो रिड्यूस होकर जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। सो इसमें जो है हम मार्केट वैल्यू तो देखते नहीं है। मार्केट में अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू चाहे उसका प्राइस जो है वो 10,000 से 7,000 हो जाए, लेकिन हम जो है उसे सिर्फ 10,000 ही शो करें नेक्स्ट ईयर में भी, जिसमें हम ये लॉस वेयर करते हैं, लेकिन हम कॉस्ट प्राइस के साथ ही आगे आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो एज पर नो मार्केट वैल्यू चेंज, मार्केट वैल्यू जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, बट वी शुड रिकॉर्ड द ओनली द अमाउंट विच वॉज एक्चुअली पेड फॉर इट। हम सिर्फ उतनी अमाउंट को ही शो करते हैं जितनी हमने एक्चुअल पे की होती है। हम ये देखते ही नहीं है, इस चीज़ को इग्नोर ही कर देते हैं कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होएगी मार्केट में। और साथ में इस कंसेप्ट को क्लोजली रिलेट किया जाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के साथ। जैसे कि गोइंग कंसर्न मीन्स जैसे हम एक साल में जो हम बिजनेस कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर भी वही बिजनेस कर रहे हैं, तो जो चीज़ें हमारे पास पिछले साल में थी वही चीज़ों को हम नेक्स्ट साल में भी नेक्स्ट ईयर में भी जो है आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, जो कॉस्ट हमने तब लिखी थी वही कॉस्ट को हम फिर से दोबारा से लिख रहे हैं। सो नेक्स्ट है ड्यूल एक्सेप्ट कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, ये ड्यूल कंसेप्ट, जैसे कि हम डबल एंट्री की बात कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को माइनस कर रहे हैं तो वो दूसरी साइड कहीं पे प्लस होएगी। दैट मीन्स अगर हम एक साइड पे किसी भी ट्रांजैक्शन को डेबिट कर रहे हैं तो दूसरी साइड वो क्रेडिट भी होएगी। जैसे एक हाथ से अगर हम ले रहे हैं तो किसी को दे, वो किसी के सामने जो है वो ले भी रहा है तो उसमें ऐड भी हो रहा है। सो इसमें जो है हम ड्यूल कंसेप्ट, ड्यूल में से डबल कंसेप्ट को हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम जैसे मैंने हाईलाइट की हुई है एक चीज़ कि एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट, हर डेबिट की जो है क्रेडिट होती है। तो इसमें क्या है कि जो एवरी ट्रांजेक्शन है उसका टू साइड इफेक्ट होता है, डबल इफेक्ट होता है। अगर हमने एक साइड पे उसको क्रेडिट किया है तो दूसरी साइड पे वो डेबिट होना लाजमी है। तो बाय द अमाउंट टू कंप्लीट, जिसके साथ उसका लेवल जो है बिल्कुल सेम हो जाता है। तो इसमें एक इक्वेशन की टर्म यूज़ की जाती है। तो वन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर एसेट जो है वो किसके इक्वल होती हैं, लायबिलिटीज एंड कैपिटल को जब हम प्लस कर देते हैं, ऐड अप कर देते हैं, तब जो है हमारी अमाउंट जो है वो एसेट के इक्वल आ जाती है। और इसका एक ऑल्टरनेटिव जो है फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला भी है। वो फॉर्मूला ये है कि अगर हमने कैपिटल को फाइंड आउट करना है तो एसेट में से लायबिलिटीज को लेस कर देंगे। आफ्टर दैट जो है वो है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल होता है जिसे हम बोल देते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, जो कि चीज़ें हमारे पास एक्चुअल में हमारे पास पेमेंट नहीं होती है, तो हम जो है उस पेमेंट के साथ जो है लेकिन लेकर चलते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने पिक्चर जो शो की गई है, इसमें क्या होता है कि अब हम काम कर रहे हैं लेकिन उसकी मनी काम होने के बाद में आएगी, तो उसे हम बोलते हैं लेटर, मीन्स के वो होगी एक्रूअल, जिसे हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। और ऐसे दूसरी वे में जो है वो उसके ऑपोजिट है। वो देखो क्या है उसमें, उसमें ये है कि डेफर्ड, डेफर्ड क्या होता है, जब हमें पेमेंट पहले से मिल जाती है लेकिन उसके अगेंस्ट जो है काम हम बाद में करते हैं, मीन्स एडवांस मिल जाता है लेकिन काम बाद में करते हैं। तो एक्रूअल में क्या है, हमें काम पहले करते हैं और बाद में हमें पेमेंट मिलती है। तो एक्रूअल कंसेप्ट में क्या है, ये कंसर्न होता है कि एक्सेप्टेड फ्यूचर जो कैश रिसिप्ट है या पेमेंट्स हैं, वो जो है हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम। जो एक्सपेंसेस एंड इनकम होते हैं, हमारे खर्चे होते हैं, जाहिर हमें होने वाली जो इनकम है अकाउंटिंग पीरियड में, वो हम जो है किस फॉर्म में करते हैं, उसे वेदर कैश हैज़ बीन पेड और नॉट। वो कैश पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट देयर आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर। लेकिन जिस साल में हमने उसे वो काम किया है उस साल में जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी।
लेकिन उस चीज़ को हम किस फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, आउटस्टैंडिंग की फॉर्म में करेंगे। इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स नीचे दी गई हैं, जैसे कि मैंने लिखी हैं परचेज एंड सेल ऑन क्रेडिट, जैसे हमने चीज़ों को बेचा है या ख़रीदा है क्रेडिट के ऊपर, मीन्स पैसे उसके बाद में आएंगे, हमने जो है वो ऑलरेडी परचेज भी कर दी है या फिर सेल कर दी है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, जैसे कि वो रेंट जिसे कि कोई हमारे जो है रेंटर्स हैं या फिर वो हमने कोई जो है अपने हाउस को जो है रेंट के ऊपर दिया गया है, लेकिन वो पर्सन जो है वहाँ पे आके रह रहे हैं, लेकिन वो जो है उन्होंने अभी तक हमें पेमेंट नहीं की है रेंट की, तो जो पेमेंट हमारे पास नहीं आई है तो उस पेमेंट को हम बोल देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। और इंटरेस्ट एक्रूड क्या होता है, जैसे हमने लोन जो है वो ले लिया है, लेकिन वो लोन की पेमेंट हमने नहीं की है, तो ना ही उसका इंटरेस्ट पे किया है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो एक्रूड हो जाएगा। जब तक वो हमारे पास नहीं आएगा या जिस पर्सन ने हमसे लोन लिया है जब तक उसकी वो पेमेंट नहीं करेगा, वो हमारे पास आउटस्टैंडिंग ही रहेगा। नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में क्या है कि हमने जो है ये चीज़ बिल्कुल मैच करनी है। जो हम कैसे मैच करेंगे कि अगर हमने प्रॉफिट निकालना है तो वो प्रॉफिट हमारे पास कैसे आएगा, तो उस प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारे पास यही फार्मूला होएगा, हमें कितनी इनकम जो हुई हैं उनमें से हमने कितने खर्चे किए हैं उसको लेस कर देंगे और हमारे पास जो मार्जिन बचेगा वो होएगा प्रॉफिट। तो मैचिंग कंसेप्ट में क्या है, बिजनेस जो है वो एक कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है। कॉन्टीन्यूस में जो रेगुलर वो चलती रहती है बिना रुके। सो बट द स्प्लिटेड इनटू स्मॉल पीरियड, लेकिन इसे हम छोटे छोटे पीरियड्स में जो है वो कट कर सकते हैं, मीन्स छोटे छोटे पीरियड टाइम पीरियड में हम उसे कट कर सकते हैं। सो एज टू नो द रिजल्ट ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, जैसे कि हम रिजल्ट देखते हैं अकाउंटिंग ईयर का, तो वो क्या होता है, वो यू हैव मैच, वो हमारे रेवेन्यूज़ के साथ जो है वो मैच होना ज़रूरी होता है। जैसे कि रेवेन्यूज़ के साथ जो है रेवेन्यू हमारे जो है एक्सपेंसिव के साथ जो है वो मैच होने ज़रूरी होते हैं। वी ऐड ऑल द एक्सपेंसेस, हम सारे एक्सपेंसेस को एक साइड पे जो है ऐड अप कर देते हैं, एंड अदर साइड दूसरी साइड पे जो है हम सारी इनकम्स को प्लस कर देते हैं। फिर जो है हम इनकम का जो टोटल होता है उसमें से हम एक्सपेंसिव के टोटल को लेस कर देते हैं, तो जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। जैसे कि मैंने नीचे एक फॉर्मूला लिखा गया है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर जो है एक्सपेंसेस जो है वो इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें क्या वेयर करना पड़ता है, लॉस। इफ़ इनकम्स आर मोर देन, अगर इनकम जो है ज़्यादा है देन वो हमें प्रॉफिट होता है, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो हमें लॉस होता है। जैसे कि रेवेन्यूज़ हैं, ये एसोसिएटिव एक्सपेंसेस हैं, तो सेम अकाउंटिंग ईयर, दोनों ही एक ही अकाउंटिंग ईयर के होने चाहिए, सेम अकाउंटिंग ईयर के होने चाहिए। एंड नेक्स्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है, इसमें जो है हम ये देखते हैं एज पर अ कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के साथ जो है प्रॉफिट जो है वो ओनली कंसीडर व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड। प्रॉफिट को हम तब ही कंसीडर करते हैं जब वो रियलाइज, मतलब साल के एंड तक जाकर हम उसे करते हैं। बिकॉज वी कैन नॉट से इन एडवांस, हम पहले नहीं बता सकते, पूरा साल पूरा अकाउंटिंग ईयर पूरा होने से पहले, फिनिश होने से पहले हम नहीं बता सकते हैं कि हमें लॉस हो रहा है या नहीं, कि वेदर अमाउंट कैन बी रियलाइज, जो अमाउंट्स हैं वो रियलाइज्ड हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं, सो ये हमें मेंशन नहीं कर पाते हैं। सो एज पर लॉ, एक लॉ के तहत, कौन सा लॉ है वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है रेवेन्यू को हम एज्यूम कर पाते हैं, एज्यूम टू बी अर्न, जो रेवेन्यू है जो इनकम्स हो रही हैं वो हम इसे अर्निंग्स की फॉर्म में देख पा सकते हैं। when the goods are transfer from the seller to buyer, जब जो गुड्स हैं वो सेलर से बायर तक जा रही हैं तो तब हम ये इमेजिन कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं कि हमें उनसे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। एंड देयर इज अ लास्ट कंसेप्ट इज
स्टेबल मॉनेटरी यूनिट, स्टेबल मॉनेटरी यूनिट कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में क्या है, एज पर दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के साथ जो है हमें ये पता चलता है कि जो मनी की वैल्यू है वो हमेशा सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। सो वी इग्नोर द इफेक्ट ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग वैल्यू, तो हम जो है इस इफेक्ट को क्या करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं कि हमें जो रुपये की वैल्यू है वो बढ़ रही है, वो इंक्रीज हो रही है या फिर वो डिक्रीज हो रही है। सो इम्पैक्ट ऑफ इन स्पिरिट ऑफ इफेक्ट दैट द एजम्पशन इज, हम इसे एजम्पशन को अनरियल लेके जा सकते हैं। एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ इग्नोरिंग चेंजेस, इसके साथ हम जो उसके प्रैक्टिसेस के साथ जो मनी की वैल्यू है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसे इग्नोर कर देते हैं। सो इज नाउ बीइंग स्टिल द ऑल्टरनेटिव सजेस्ट, जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो ये सजेस्ट कर रही हैं कि इनकॉर्पोरेट द चेंजिंग वैल्यू ऑफ मनी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट वाइज करंट परचेजिंग पावर मेथड, इसमें हम दो मेथड्स को अप्लाई करते हैं इन स्टेजेस में। जब जो है हम इसको कंसीडर नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं कि उसकी वैल्यू में कोई चेंज आया है या नहीं, तो वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है जिसे हम CPP बोलते हैं, मीन्स करंट परचेजिंग पावर मेथड, एंड सेकंड इज CCA जिसमें होता है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। तो ये दोनों जो मेथड्स हैं इसमें हम परचेजिंग पावर देखते हैं पर्सन की, और साथ में जो है उसका करंट कॉस्ट अकाउंटिंग भी देखते हैं कि वो कितनी कॉस्ट तक जो है वो वेयरिंग कर रहा है। सो इज इवेल्युएटरी स्टेज, वो है इवेल्युएटरी स्टेज है ये, जिसमें हम जो है इवेल्युएट करते हैं, उसमें मेजर करते हैं कि कितनी स्टेबिलिटी है मॉनेटरी फॉर्म की। एंड लास्ट वन है कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में क्या है, जो हमने पीछे सारा रीड किया है उसको हमने कंक्लूड कर दिया कि एग्जैक्टली क्या होते हैं ये 10 के 10 जो है कंसेप्ट हैं। सो फर्स्ट है इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑल अबव कंसेप्ट, जो सारे ऊपर दिए गए कंसेप्ट है उसकी इम्प्लीकेशंस के बाद जो है हम यही रियलाइज़ करते हैं कि ऑल कंसेप्ट आर नेसेसरी, सारे कंसेप्ट जो है वो नेसेसरी हैं एक बिजनेस को क्या करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए। फॉर एवरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस, एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो नेसेसरी हैं। सो इसके साथ जो है ताकि हमें अकाउंट्स को प्रिपेयर करना पड़े इसके साथ, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो है ये एप्लीकेबल होता है वो सारे फॉर्म्स के साथ, बिजनेस इंटरप्राइजेस के साथ जिसमें जो है मनी डज नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल मेजरमेंट, जिसमें जो है मनी प्रोवाइड नहीं करती है स्टेबल मेजरमेंट को बेसिस के ऊपर, बिकॉज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन दोनों की ही इकोनॉमी में जो है टर्म्स इंक्लूड होती रहती हैं। तो विच रेंडर द अकाउंटिंग डाटा लेस यूजफुल, जिसके साथ जो है हमारा अकाउंटिंग डाटा जो है बहुत कम यूज़ में आता है। सो बिजनेस जो है वो कंटिन्यू डेफिनेटली एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज़, जो बिज़नेस हैं वो जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के साथ जो है वो काम करता है। तो फाइनल अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से, फिनेंशियल पोजीशन को देखते हुए, और जो अकाउंटिंग पीरियड्स है वो हमारी फिनेंशियल पोजीशन को भी दिखाते हैं बिजनेस की, जो कि हम अकाउंटिंग पीरियड के पूरे एंड में देखते हैं उसकी पोजीशन को। और साथ में जो है हम रिकॉर्ड करते हैं एसिड्स की बुक, एसिड्स को अकाउंट्स की बुक्स में ओनली एट द टाइम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, सिर्फ वही कॉस्ट को लेकर चलते हैं जिसके साथ जो है हमें उसे परचेज किया गया है और जो उसकी एक्विजिशन वैल्यू है। साथ में जो है ये जो कंसेप्ट है रियलाइजेशन का, ये फॉलो करता है फ्रॉम द कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन, ये कन्वेंशन और कंजर्वेशन के साथ जो है फॉलो अप करता है। और उसके साथ जो है हम ये वेरिएशन जो है वो इंस्ट्रक्टिव वैल्यू, मतलब इनिशियल वैल्यू जो है मनी की, मॉनेटरी की, उसके साथ जो है ये डील करता है। और इसमें जो है वो ये बोल सकते हैं कि रूपी इज़ इग्नोर्ड बाय ट्रेडिशनल फिनेंशियल अकाउंटिंग, जो पुराने समय की फिनेंशियल अकाउंटिंग है उसके साथ जो है हमारी ये रूपी को इग्नोर किया जाता है। तो आफ्टर दैट
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको जो है कोई भी अदर टॉपिक के बारे में वीडियो की ज़रूरत है, देन आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और जो है साथ ही साथ जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और तभी ही मैं नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से बना पाऊँगी। आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो साथ ही साथ जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो बी कंसर्न टू दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।